Good morning, my dear student. Today I am going to start new topic. The name of this topic is making of the Indian Constitution. भारतीय संविधान का निर्माण। जैसे फर्स्ट पैसेज देखिए, इस पैसेज में बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। अर्थात जिस समय दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना उस समय भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बनाया गया। और यह भी बताया जा रहा है कि भारत जैसे विशाल और विविध भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की जीवन यापन कर रहे थे, अर्थात गुलामी से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे, अर्थात इंडिपेंडेंस मिल रहा था। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे को विशेष तौर पे झेला, रिलीजियस के रूप में बांटा गया। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। फिर दूसरे पैसेज में आइए। दूसरे पैसेज में यह बताया जा रहा है कि जो विभाजन हुआ उससे जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके। और एक बड़ी समस्या भी थी कि अंग्रेजों ने देसी रियायत के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियायत का विलय करें तथा स्वतंत्र रहें। इस रियायतों का विलय मुश्किल और अनिश्चित भरा काम था। जब संविधान लिखना तय करते हैं और हमें यह बताते हैं कि नागरिक के लिए क्या अधिकार है और नागरिक के लिए क्या अधिकार होना चाहिए, इसके लिए सोचना पड़ता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अभी पार्ट आपका है, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि नागरिक के लिए क्या अधिकार है और किन चीज़ों को अपनाया जाता है। और यह भी जब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं रहता है तो संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान भविष्य की चिंता करनी पड़ती है। देश के वर्तमान भविष्य की चिंता करनी पड़ती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका द पाथ इन कॉन्स्टिट्यूशन। द पाथ इन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पाथ मीन्स मार्ग, पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान निर्माण का मार्ग। संविधान निर्माण का मार्ग देखिए, इस पैसेज में यह बताया जा रहा है कि सारी मुश्किल के बावजूद मतलब डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज, सभी मुश्किलों के बाद संविधान निर्माताओं का जो निर्माता करने वाले थे क्रिएटर को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौरे में ही सारी बातों पर सहमत करनी पड़ी थी, उसी तरह उस समय भारत में नहीं था। मतलब ऐसी स्थिति नहीं थी कि भारत भी उस नियम को फॉलो करे और उसी के अनुसार करे। लेकिन यह कहा जाता है कि जो होने वाला रहता है उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो देखिए इसमें यह बताया जा रहा है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमत बनाने का काम हो चुका था।
हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था, नेशनल मूवमेंट, वह क्या था? नेशनल मूवमेंट जो हम लोग का था, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन जो हम लोग का था, वह एक तरह से स्ट्रगल के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर जागने राष्ट्र खिलाफ था, संघर्ष बड़ी थी, और यह केवल अपने समाज को फिर से जगाने या अपने समाज के रणनीति या राजनीति को बदलने और नए सिरे से एक आंदोलन थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं। फिर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों का सहमत कायम हो चुकी है। लेकिन फिर नेक्स्ट यह बताया जा रहा है कि 1928 में, नहीं देखिए इस पैसेज में 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, और इस संविधान के लिए कैसा होना चाहिए, और इन दोनों दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसको कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, और स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात कही गई है। और इस प्रकार यह बताया गया है कि संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियाद मूल पर सभी नेताओं की सहमत बन चुकी थी। फिर नेक्स्ट आइए, देखिए इसमें यह बताया जा रहा है कि द फैमिलियरिटीज विथ ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, अर्थात जो उपनिवेशक शासक की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने में, नई राजनीति व्यवस्थाओं का रूप तय करने में मदद मिलती है। और यह भी हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों पर वोट देने का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिकी का गठन किया था वह बहुत ही कमज़ोर था। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन करने वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए, और इनमें से बनी सरकार पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हें भारतीय कहे जाने लगे। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे, देखिए अब इसमें यह बताया जा रहा है कि अपनी संस्था और व्यवस्थाओं को बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान जो था वह संविधान में कई संस्थाएं और व्यवस्थाओं की पुरानी व्यवस्था से लगभग जैसे का तैसा और जिसी तरह था उसी तरह किया गया। जैसे 1935 का भारत का सरकार कानून, आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले चले चिंतन और बहस ने भी काफ़ी लाभ पहुँचाए। हमारे जो नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभव को अपनी ज़रूरत के अनुसार
अपनाने में कोई हिचक, कोई डर नहीं था। अर्थात निस्संदेह वे लोग उस चीज़ को अपनाएं और अपने कार्यों को कार्यरत किए। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को और अमेरिका के अधिकार की सूची से काफ़ी प्रभावित हुए। रूस में जो साम्राज्यवादी क्रांति ने अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे। लेकिन यह भी कहा जाता है कि दूसरों को सिर्फ दूसरे की नकल नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि वह ऐसे करा तो हमको भी ऐसे करनी चाहिए, नहीं। हर कदम पर वे यह एक सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ भारत के लिए उपयुक्त होगा। अगर होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो उसे एज सुन एज पॉसिबल रिमूव कर दीजिए। इन सभी चीज़ों को हमारे संविधान के निर्माण में मदद किया जाएगा। अर्थात ये सब जो पैक्ट मिलते हैं, वो सब पैक्ट एक तरह से संविधान के निर्माण में मदद करते हैं और यह भी बताते हैं अगर हम लोग उस संविधान के पैक्ट को सही मायने में नहीं लेते हैं या सही तरीके से नहीं लेते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और वह समस्या एक बर्निंग प्रॉब्लम के रूप में रहेगी, ज्वलन समस्या रहेगी। अर्थात उस ज्वलन समस्या का निदान करने के लिए हम लोगों को ये ज़रूरत है कि हम लोग कदम से कदम मिला के आगे की तरफ अग्रसर हों और इसके बाद अपने देश के, अपने समाज के विकास के लिए आगे की तरफ जाएं। और तभी यह हो सकता है जब हम लोग संविधान के बारे में सोचेंगे, उसकी वैल्यूएशन समझेंगे, क्योंकि संविधान एक पवित्र ग्रंथ के रूप में है और उस पवित्र ग्रंथ का सम्मान देना प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। ओके माय डियर स्टूडेंट, टुडे ऑफलाइन वर्क, राइट डाउन about the way of मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन के जो वे हैं, तरीके हैं, उसको आपको राइट करना है। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे।